Good morning to everyone. This is again Navneet Kaur and I am going to teach you paper 1 again. And here is your unit 1 part 3 video in which we will discuss the derivation of mechanics of a particle. सिंगल पार्टिकल के लिए हम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लिखनी होंगी। तो सबसे पहले जो अजम्पशन है वो है लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द पार्टिकल। मास के कैप स्मॉल m के ऊपर आपके पास वेक्टर साइन नहीं आएगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो ट्रैवल कर रहा है। इसके साथ आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। ये मैंने 3 एक्सेस में 3 एक्सेस ड्रॉ करी हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये है आपके पास ओरिजिन। वो कह रहा है एक पार्टिकल लिया है मैंने ऑफ मास m जो ट्रैवल कर रहा है अलोंग पी क्यू। यहाँ से P से Q तक पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं लेट R बी द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि आपकी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी किस पोजीशन पे है, वो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। या जिससे किसी चीज़ की पोजीशन का पता चले वो क्या होती है आपके पास, पोजीशन वेक्टर। तो वो कह रहे हैं जो सा R वेक्टर है ना, वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहाँ से बॉडी क्या हो रही है, सपोज स्टार्ट हो रही है एट पॉइंट P से। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि इसके बाद आप बताओगे उसको कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू dr/dt। ठीक है। इसके बाद इसकी डेरिवेशन में आप लिख दोगे कि हमारे पास पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है P से Q तक। इफ़ वी कंसिडर पार्टिकल मूव्स, हम ये कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन पाथ PQ फ्रॉम A टू B। PQ पाथ के ऊपर चल रहा है पार्टिकल और कहाँ से कहाँ तक का उसने डिस्टेंस सपोज ट्रेवल किया है, A से B तक का। तो वो कह रहे हैं कि A पर पोजीशन वेक्टर है R1 और B पे पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन चेंज हो रही हैं इसलिए पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग लेंगे। एक लेंगे R1, एक लेंगे R2। स्मॉल टाइम इंटरवल ले लेंगे, कितनी, डेल्टा ऑफ टी। इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा डेल्टा ऑफ आर। डेल्टा ऑफ आर किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 के। तो यहाँ से डेल्टा ऑफ आर किसके इक्वल हो गया, R2 माइनस R1। हमें पता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। स्मॉल होता है बहुत ज़्यादा, अप्रोच कर देंगे अगर ज़ीरो को तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा को आपने d लिख सकते हैं तो इसलिए dr/dt लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। दोनों के ऊपर वेक्टर साइन लगाओगे, दोनों साइन वेक्टोरियली इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी, p इज इक्वल्स टू m v। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है p यहाँ पर क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो वो कह रहे हैं इस अब 2 इक्वेशन को, इस p की वैल्यू को mv को किस में पुट करवा देंगे, फोर्स वाली वैल्यू में, 3 इक्वेशन में। तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ mv। अब m यहाँ से बाहर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, dv/dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं डेरिवेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो तो a आ जाएगा dv/dt और a d/dt ऑफ v की वैल्यू आपको पहले ही पता थी, dr/dt थी, पुट करवा दी। तो ये हो जाएगा d²r/dt स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू d²r/dt स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4 इक्वेशन थी f इज इक्वल्स टू m dv/dt। 4th इक्वेशन है ये m dv/dt। तो m किसके इक्वल आ गया, dv/dt का a पुट कर दिया और m
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. Hence we get the definition of force from Newton's second law of motion. तो यहाँ से हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास क्या आई, डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. तो ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा. अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर, जो है आपके पास कंजर्वेशन थ्योरम स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो कंजर्वेशन थ्योरम स्टडी करेंगे वो है आपके पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड yes, first of all we will discuss the conservation theorem of linear momentum. ओके, तो इसमें क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपके पास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड पार्टिकल. आइसोलेटेड पार्टिकल क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड. दैट इज पी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट, अगर फोर्स उसके ऊपर कोई भी नहीं लग रही है. वो कह रहे हैं ये ला क्या स्टेट करता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही. तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, ये आप प्रूव करोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, में पी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. अगर फोर्स जीरो है आपके पास तो उस केस में अगर एफ जीरो तो यहाँ जीरो पुट करवा देंगे तो डी पी बाई डी टी भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के. तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या आ गया, जीरो. इसका मतलब पी भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के. इट मीन्स पी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. वो कह रहा है अगर फोर्स जीरो होगा तो हमारे पास पी भी क्या होगा, कांस्टेंट, विच इज़ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट जो कंजर्वेशन लॉ करेंगे वो है आपके पास कंजर्वेशन लॉ फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये था लीनियर मोमेंटम, अब है आपके पास एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ये क्या स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल remains constant or conserved if no external torque acts on it. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है. यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. दोनों ही क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटीज. अब वो कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज गिवन बाय, ये हमने पहले भी किया था. फिक्स पॉइंट ओ पे एंगुलर मोमेंटम जब मैंने डेफिनेशन बताई थी इंट्रो पार्ट में, तो आपको ये बताया गया था पार्ट 1 वीडियो में जब बेसिक टर्म्स बताई गई थी. तो अबाउट ऑरिजिन एल होता है आर क्रॉस पी, ये था आपके पास. एल इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोर्स था और मोमेंटम ऑफ पोजीशन. आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करी थी, तो आपने सबसे पहले लिखना है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज गिवन बाय एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर आप बताओगे इसमें कि ऑल्सो the moment of force about the point O denoted by torque is given by. टॉर्क आपको बताया था ट्विस्टिंग फोर्स होता है, तो टॉर्क जो होता है R क्रॉस F हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
हमें पता है एफ किसके इक्वल होता है डी पी बाई डी टी के, तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा आर क्रॉस डी पी बाई डी टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ऑल्सो वी नो दैट डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी किसके इक्वल हो जाएगा. अगर हम यहाँ यू वी रूल लगाएं तो आर बाहर, फिर डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी, पी फिर बाहर चला जाएगा. ऐसे होता है ना यू वी रूल, पहले यू देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, देन वी बाहर एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू आ जाएगा. फिर वो कह रहा है ऑल्सो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी आ जाएगा बाहर, आर क्रॉस पी वेक्टर क्वांटिटीज को इकट्ठा कर लिए यहाँ पर. नहीं, आपके पास सॉरी ये स्टेप कैसे होगा, पहले यहाँ पर देखो एक बार. सुपोज डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, यहाँ पर यूवी रूल लगा दिया. यूवी रूल लगाने के बाद इनको आपने इंटरचेंज करना है. आर क्रॉस डी बाई डी टी को इस तरफ ले आओगे, ये पूरी चीज़ उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा. जब इंटरचेंज करोगे ये इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा. जब पूरा इंटरचेंज करोगे माइनस माइनस कॉमन लगा के, तो आपके पास यही वाला एक्सप्रेशन आएगा. इंटरचेंजिंग किए यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स. तो यूजिंग द अबव रिजल्ट इन इक्वेशन 3, और वो कह रहे हैं कि आपने ये जो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी की वैल्यू इस टर्म में निकाली है रीअरेंज करके. ये कैसे निकालनी है, बाय री अरेंजिंग द अबव टर्म्स वी गेट. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया. अब आपने इसी की वैल्यू को इसमें पुट करवाना है, तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास डी बाई डी टी. ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड यहाँ पुट करवा देंगे आपके पास, डी बाई डी टी आर क्रॉस पी माइनस डी आर बाई डी टी इंटू पी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. बट हमें पता है कि डी आर बाई डी टी किसके इक्वल है वी के वेलोसिटी के, और पी किसके इक्वल है एम इंटू वी के. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी माइनस वी एम इंटू वी आ जाएगा. तो डी बाई डी टी आर क्रॉस पी माइनस फ्रॉम इक्वेशन 4 कुछ नहीं किया यहाँ पर, ये 4th इक्वेशन थी. डी बाई डी टी आर क्रॉस पी डी आर बाई डी टी, पी की जगह बस वैल्यू पुट करवा दी क्या एम इंटू वी. तो डी बाई डी टी आर क्रॉस पी माइनस स्केलर क्वांटिटी को अलग कर लिया, वेक्टर क्वांटिटी इकट्ठी कर ली यहाँ पर, वी क्रॉस वी आ जाएगा. डी बाई डी टी आर क्रॉस पी माइनस क्रॉस ऑफ सेम क्या होता है आपके पास 0, तो ये आ जाएगा 0 आ गया आपके पास. तो डी बाई डी टी किसके इक्वल आएगा माइनस एम इंटू 0 इज 0, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी आ जाएगा. तो यहाँ से टॉर्क किसके इक्वल आ गया डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी के. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो यहाँ से हमें पता था कि टॉर्क किसके इक्वल है डी एल बाई डी टी के, बट टॉर्क आर क्रॉस पी किसके इक्वल है आर क्रॉस पी के इक्वल आया ना, लेकिन आर क्रॉस पी किसके इक्वल था एल के इक्वल. तो यहाँ से टॉर्क किसके इक्वल आ गया आर क्रॉस पी की जगह हमने पुट कर दिया एल, क्या आ गया डी एल बाई डी टी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque acting on the body. When torque is 0, then dl by dt is also 0. It means angular momentum is also 0 or constant. So आपके पास यहाँ पर 2 थ्योरम्स हमने आज करी हैं. सबसे पहले करी हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, जो क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास p कांस्टेंट है तो कब होगा अगर फोर्स उसके ऊपर कांस्टेंट लग रही है. और सेकंड जो हमने डिस्कस किया है वो है आपके पास कि कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. अब इसमें क्या डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट. अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो इसका मतलब L क्या हो जाएगा कांस्टेंट इफ़ टॉर्क इज़ 0. बस आपको यही पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम को आपने P से डिनोट करना है,
और एंगुलर मोमेंटम को आपने एल से डिनोट करना है। टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। टी इस तरह से टर्न कर्ल करके ऐसे डाला जाएगा। और आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।